नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरह से रेप के बाद हत्या होती है, तो इस मामले को पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को स्वतः ही संज्ञान ले लेता है। अब पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। पूछा जाता है कि लाश आपको सबसे पहले कब मिली थी। समय बताया जाता है कि 6 बजे मिली थी। उसके बाद पूछा जाता है कि घर वालों को तुमने 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया। साथ ही पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने जो लड़की है, उसकी लाश को घर वालों को कब सुपुर्द किया था, कब सौंपा था। बताते हैं कि रात के 8:30 बजे के आसपास होगा था। उसके बाद पूछा जाता है कि एफआईआर दर्ज कब हुई थी, तो बताते हैं कि 11:45 पर उसी रात। यानी कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा केस है शायद। और किसी केस के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है कि किसी भी घटना में पोस्टमार्टम पहले होता है और उसके बाद एफआईआर बाद में दर्ज कराई जाती है। जबकि एक सही रास्ता, जो सही ट्रैक होता है, वो इस तरह से होता है कि किसी की लाश मिलती है, उसके बाद फिर एफआईआर लिखी जाती है, पंचनामा भरा जाता है और पंचनामा भरने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है। उसके बाद वो घर वालों को सौंप दी जाती है। यानी कि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है, उस पर सवाल निशाने लगना तो जाहिर सी बात है, तय हो जाता है। लेकिन इस बीच में सीबीआई पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव है कि इस घटनाक्रम में असली वजह क्या है। क्यों उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी और क्यों नहीं हुई थी। कई सवाल उस आरोपी से पूछे भी जाते हैं। इस बीच में कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हो जाती हैं। किसी ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद उसका ट्रांसलेशन करने के बाद बताया जाता है कि उस जगह 5 डॉक्टर होते हैं। कोई बताता है 7 डॉक्टर होते हैं, तो कभी 12 डॉक्टरों का जिक्र आता है। अलग अलग ऑडियो क्लिप शायद कहीं ऐसा तो नहीं है इस मामले को गुमराह करने की, इस मामले को दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। लेकिन हम एक बार फिर से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब से इस घटना की शुरुआत हुई थी और आज तक हुआ क्या है और आगे क्या होने की संभावना है। क्योंकि 22 अगस्त 2024 को सीबीआई इस मामले की रिपोर्ट भी सौंपेगी कि उन्होंने अब तक अपनी क्या-क्या इस मामले में कार्रवाई की है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का मामला था। चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है, जहां पर कई बार डॉक्टर आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यहां पर एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होती हैं, वो आराम कर रही थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास होती हैं। वो आराम करने जाती हैं। सुबह एक डॉक्टर उन्हें जगाने के लिए जाते हैं कि मैडम, दिन सुबह हो गया, आप जाग जाओ। जैसे ही डॉक्टर वहां जाता है, जाने के बाद दरवाजा खोला जाता है, तो पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई थी। जिस तरह से अक्सर लोग जब सो जाते हैं, तो अपने ओझ चेहरे पर, अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। कुछ इसी तरह से, कुछ इसी अंदाज में ट्रेनी डॉक्टर का हाथ रखा हुआ था। वो डॉक्टर दूर से देखता है और देखने के बाद वापस लौटकर चला आता है। उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर रात को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसने सिर्फ चेहरा देखा। बाकी का जो हिस्सा था, ऐसा बताया जाता है कि कोई टेबल या किसी वस्तु के सहारे से वो ढका हुआ था, जिससे क्या बाकी का हिस्सा दिख नहीं पाया। कुछ देर के बाद फिर से दोबारा कोई कर्मचारी जाता है। उसने जो अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, वो पहला जो डॉक्टर था, वो शायद इस दृश्य को देख नहीं पाता। ट्रेनी डॉक्टर खून से लथपथ थी। उनका जो शरीर था, अर्धनग्न अवस्था में था। बताया जाता है कि नीचे के हिस्से पर कोई कपड़े था ही नहीं। अब ये जो घटना की जानकारी होती है, वो धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल के अंदर फैल जाती है। अब जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर फैलती है, तो पता चलता है कि ट्रेनिंग डॉक्टर की इस तरह से हत्या कर दी गई है। बाकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इनके साथ रात में कोई रेप जैसी घटना भी हुई है। जिन लोगों तक ये बात पहुंची थी, तो उतने ही पैर, उतने ही कदम चलकर सीधे सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे थे और जा रहे थे, देख रहे थे। जैसे कि अमूमन लोगों की एक आदत होती है, पुलिस बचाने की कोशिश करती है, पीछे करने की कोशिश करती है,
लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वह जाकर करीब से देखे कि आखिरकार हुआ क्या है। जैसे क्या खुद वो पब्लिक के लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ जो क्राइम सीन था वह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कई सारे लोग जाते हैं, उनके कदम के निशान भी पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने अपने अपने हाथों से जो सेमिनार हॉल की जो वस्तुएं थीं उनको भी छूने की कोशिश की थी। इसलिए यह क्राइम सीन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हालांकि अब यह कोई नहीं जानता। मानता था कि जिस मामले को अभी बहुत ही आसानी से लिया जा रहा है, यही मामला कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह की जो मीडिया होती है, अब चाहे देश की हो या विदेश की मीडिया हो, जो इस मुद्दे पर चर्चा करेगी, कोई नहीं जानता था। यही कारण है कि इस मामले की सूचना दी जाती है प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल ने भी इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। बताया गया कि सर फोटो देखिए, इस तरह से एक घटना हुई है। जब घटना के बारे में बताया जाता है, तब डॉक्टर यानी कि जो प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, उस फोटो को देख के उनकी भी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद फिर वह आते हैं। यहां से 10:43 पर परिवार को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है। अब परिवार के जो लोग थे वो बहुत ही डरे हुए हो गए। आगे वो सोचने पर मजबूर हो गए। रात 11 बजे तो बातचीत हुई थी, सब कुछ तो ठीक था। हॉस्पिटल के अंदर है, वो बीमार कैसे हो सकती है। उनको थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए पिता ने एक बार नहीं कई बार फोन किया अपनी बेटी की हालत जानने के लिए कि बेटी कैसी है, ठीक है कि नहीं है, क्या हुआ है। उसे कई बार जब फोन करते हैं तब जाकर दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार में जाकर फोन रिसीव हो जाता है। फोन रिसीव होता है तो उधर से बताया जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वो मर चुकी है। परिवार वालों को यह बहुत ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात थी। माता पिता जो आसपास के और लोग थे वो सीधा दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां जाते हैं अपनी बेटी से मिलने। तो इसके लिए ओ कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 घंटे तक उन्हें इंतजार कराया जाता है और माँ बाप अपनी बेटी से ही नहीं मिल पा रहे थे। अब पुलिस और कुछ सूचना भी दी जाती है। प्रिंसिपल या स्टाफ के जो लोग थे वो क्या खिचड़ी पका रहे थे, शायद उनके दिमाग में चल रहा होगा कि मामला अगर इस हॉस्पिटल से बाहर जाएगा तो बहुत सारी बदनामी होगी, इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। यही बात थी कि सेटलमेंट की बात भी शायद सामने आती है, जो सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल भी होती है। लेकिन परिवार वालों को बेटी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत होती है। यही कारण है कि उन्होंने इस बेटी के मिलने वाले मुआवजे को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी हैं, इस मामले की जांच करिए, निष्पक्ष जांच करिए। इकलौती बेटी है, अब क्या कर सकते हैं। उनका तो सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ऐसी बातचीत होती है। उसके बाद फिर पुलिस पर जब दबाव पड़ता है तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। अब सीसीटीवी कैमरे में खंगाला गया तो पता चलता है कि उस सेमिनार हॉल के बिल्डिंग के इर्द गिर्द चारों तरफ को 2, 4, 5, 6 लोग थे जो आ रहे थे, जा रहे थे। तभी पुलिस को लगा कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। अब मामला पश्चिम बंगाल की सरकार तक पहुंच जाता है। एसआईटी गठन कर दी जाती है। देखा जाता है कि जब यहां पर पुलिस वाली इन की एसआईटी की टीम पहुंचती है, जाकर देखती है, तो लाश के पास से उन्हें एक ऐसा वस्तु मिलती है जो ब्लूटूथ होता है। अक्सर लोग मोबाइल में लगाकर अपना गाने सुनते हैं या फिर बातचीत करते हैं। अब उसका मिलान किया जाता है कि ये ब्लूटूथ किसका है, और उस ब्लूटूथ को हर किसी की फोन पर कनेक्ट करके देखा गया और एक के फोन से ओ कनेक्ट हो जाता है। तो पता चलता है एक व्यक्ति है जिसका नाम संजय राय होता है, जो कि कोलकाता की पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक वायलेंटर हॉस्पिटल के अंदर अक्सर आना जाना होता है। वो सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा था और जब उसके कमरे की, जहां वो रह रहा था, जहां वह जाता है, वहां की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसके शूज जो होते हैं, जूते जो होते हैं, उस पर ब्लड के निशान पाए जाते हैं। महिला डॉक्टर क्या पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि अब मुंह से भी खून निकल रहा है, आंखों से भी खून निकल रहा है और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा है। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 16 गंभीर चोटें भी आई हैं। इसमें कि गर्दन की हड्डी भी टूट जाती है। उंगली पर भी गंभीर चोट के निशान थे और उसकी जो टांगे होती हैं तो उनके साथ भी कुछ ऐसी गंभीर चोटें पाई जाती हैं। इतना ब्रूटल जो ये सीन होता है, इतना बेरहमी तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया जाता है।
तो पुलिस अपने स्तर से जांच कर ही रही थी कि पुलिस को यह मामला 9 अगस्त 2024 को मिलता है। दोस्तों, अब 10, 11, 12, 13 अगस्त तक पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि हाईकोर्ट ने कोलकाता ने इस मामले को संज्ञान लिया। और संज्ञान लेने के बाद संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि याचिका दायर की गई थी। परिवार की तरफ से तो उसमें बताया जाता है कि इस मामले को कहीं ना कहीं पुलिस इतना गंभीरता से नहीं ले रही है। जाहिर सी बात तो यह है कि यही मामला नहीं, पुलिस चाहे कोलकाता की हो, पुलिस चाहे दिल्ली की हो, पुलिस चाहे उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, या फिर बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, वह हर मामले को शुरुआत में ऐसे ही लेती है। उसे यह नहीं मालूम होता कि कौन सा मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। यही कारण है कि पुलिस ने इस मामले को इतनी आसानी से लिया। यही कारण है कि पुलिस ने कोई डायरेक्शन नहीं दिए। यही कारण है कि जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल होते हैं, उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि भाई इतने बड़ा मामला है, किसी को भी कमरे के अंदर जाने ना दिया जाए। यही कारण है कि क्राइम सीन को पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया गया। अब 14 तारीख को सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। अभी पुलिस ने जो एसआईटी ने जो जांच पड़ताल की थी, उसमें संजय रॉय ही एक ऐसा अभियुक्त था, ऐसा आरोपी था जो पाया जाता है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। वह स्वतः ही कबूल कर लेता है कि हाँ जी, मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल संजय राय, जो कि 5520 शंभुनाथ पंडित रोड पर रहने वाला व्यक्ति होता है, 5 अगस्त 2024 को ये एक सलुआ जगह लगती है, वहां जाता है। कहीं ट्रेनिंग या बैठक वगैरह थी, तो यह 8 तारीख को वहां से लौट के आता है। वहां से लौटने के बाद इसके ही एक साथी होता है, जो कि सिविक वॉलंटियर होता है। उसके परिवार का कोई रिश्तेदार था जो इसी आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। ये 2 बार चक्कर लगाता है। एक बार तो अपने दोस्त के इस रिश्तेदार को देखने के लिए जाता है, दूसरा फिर किसी और व्यक्ति को देखने के लिए जाता है, क्योंकि अक्सर वह हॉस्पिटल के अंदर ही रहता है। मरीजों को लाना ले जाना शायद यह पुलिस का काम तो करता ही है, लेकिन यह भी बताते हैं कि यह पैसे के लिए भी कुछ काम करता है। अब यहां से अपने दोस्त के साथ वह सीधा कहता है कि भाई चलो कहीं चलते हैं। यानी कि वह जाता है, रेड लाइट एरिया में कोठे पे जाता है, किसी अजो वैश्या के पास, जो पहला जो एरिया हो होता है सोनागाछी, वो वहां जाता है अपने दोस्त के साथ। वहां जाने के बाद फिर वहां वो अंदर उसमें रेड लाइट एरिया में नहीं जाता, लेकिन जो उसका दोस्त होता है वह अंदर जाता है और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस चला जाता है। दूसरी जगह लगती है चेतला। चेतला में वैश्यावृत्ति का काम होता है। यह भी एक रेड लाइट एरिया है। यहां जो उसका सिविक वॉलंटियर दोस्त होता है संजय रॉय का, वह जाता है और जाकर वापस लौट कर आ जाता है। यानी कि संजय रॉय नहीं जाता, ऐसी जांच पड़ताल में सामने आया है। लेकिन जब यह वापस आ रहे हैं तो रास्ते में एक महिला मिलती है। उस महिला की तरफ से इसने अश्लील काम कसना शुरू किया। ये समझ रहा था कि शायद यह भी कोठे पर काम करने वाली कोई वैश्या होगी, लेकिन उस लेडीज ने इसे झाड़ दिया, इसे कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया। तब यह शांत हो जाता है। यहां से वापस हॉस्पिटल आते हैं दोनों दोस्त, और इन्हें एक ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां पर बैठ के मौज से आराम से शराब पी सकते हैं। आराम से बैठकर शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद जो सिविक वॉलंटियर इसका दोस्त होता है संजू राय का, वो तो चला जाता है, लेकिन ये अकेला रहता है। अब ये इसे हॉस्पिटल में कहीं भी आने की जाने की परमिशन थी ही, कहीं कोई रोकने वाला था नहीं। इसको ये चौथी मंजिल पहुंचता है और इत्तेफाक से उस सेमिनार हॉल के अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद देखता क्या है कि इसको लेडी डॉक्टर जो होती है, ट्रेनी डॉक्टर, अब आराम से आराम करती हुई मिलती है, सोती हुई मिलती हैं। वहां जाता है उनके साथ। इसने जो भी किया है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और तमाम अखबारों, तमाम टेलीविजन पर जो एक रिपोर्ट आती है कि जिस तरह से उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। जब सीबीआई इससे पूछताछ कर रही थी तो यह अपने सवालों के जवाब में कह रहा था कि साहब, मुझे तो यही नहीं मालूम कि जब उसका बलात्कार कर रहा था तो वह जिंदा थी या मर चुकी थी, क्योंकि उसको उसने इतनी बुरी तरह से बताता कि उसकी जो गर्दन थी, जैसे वो चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, तो उसने बहुत ताकत के साथ उसको पकड़ लिया था, और यही कारण है कि उसकी हड्डी टूट जाती है। ये बॉक्सर होता है, ट्रेंड बॉक्सर होता है। कोई महिला, क्योंकि वैसे भी डॉक्टर है, पढ़ी लिखी लेडी है, ताकत का तो कोई मामला ही नहीं बनता इसने।
जिस तरह से उनके साथ जबरदस्ती की होगी, उन्होंने विरोध किया होगा। उन्होंने आखिर दिन तक लड़ने की कोशिश की होगी। तो जिस तरह से इसने अपनी बॉक्सिंग का सहारा लिया होगा, जाहिर सी बात है, उसे पता चल ही जाता है। लेकिन यह सब होता है और देश इस मामले पर पल पल की नजर बनाए हुआ है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पहले तो इस मामले को हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक याचिका के माध्यम से। फिर इसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद यह जानना चाहा कि आखिरकार पुलिस ने क्या जांच पड़ताल की है। हालांकि 22 अगस्त 2024 को सीबीआई को अपनी रिपोर्ट देनी है कि उसने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है। लेकिन जब सवालों के घेरे में पश्चिम बंगाल की सरकार होती है, तो वहां उनके जो वकील होते हैं, उनसे सवाल की जाता है कि लाश मिली कब थी। बताते हैं 6 बजे लाश मिली थी। अच्छा, तो पोस्टमार्टम कब कराया गया था? तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम 2 से 4 बजे के आसपास तक 2 घंटे के आसपास ये पोस्टमार्टम होता है। सवाल यह भी किया जाता है कि जब मां और पापा उसके पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं, तो 3 घंटे तक उन्हें क्यों बैठा के रखा गया? क्या मंशा थी? क्या मंशा थी कि आपने जो प्रिंसिपल साहब होते हैं, उन्होंने अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, तो उन्हें इतनी जल्दी चार्ज देने की जरूरत क्या थी जब इस तरह के सवाल किए जाते हैं? साथ ही ये पूछा जाता है कि तुमने परिवार को उनकी बेटी कब सौंपी, यानी कि जो उनकी पोस्टमार्टम हो जाता है, तो उसकी लाश को कब सौंपा? तो बताते हैं कि 8-10 बजे के आसपास सौंप दिया था। तो अब एफआईआर कब दर्ज कराई? तो एफआईआर के बारे में बताया जाता है कि 11 बजे उसी रात, यानी कि 9 अगस्त 2024 की रात 11:45 पर एफआईआर। पहले उन्होंने एक साधारण से एक एफआईआर दर्ज कर ली थी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। लेकिन जो मुख्य एफआईआर थी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद दर्ज की जाती है। यहीं पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है, पश्चिम बंगाल के जो भी एसआईटी होती है, उस पर सवाल उठने लगती है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि संभवतः भारत के इतिहास का ये पहला ऐसा मैटर है जिसमें लाश मिलती है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, जबकि इसके उलट होता है। एफआईआर पहले होती है, पंचनामा भरा जाता है, फिर जाकर पोस्टमार्टम होता है। लेकिन यहां सब उलट पुलटा हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि मामला इतना हाईलाइट होगा। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। 14 तारीख को मामला लिया था। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आज वो जो तारीख है, 21 अगस्त है, और जो आज मैं इस कहानी को सुना रहा हूं। लेकिन सीबीआई ने जो इस मामले में अभी 8 दिन में जो अपनी जांच पड़ताल की है, तो 2 ही लोग उसकी नजर पर हैं। पहला, मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसने स्वतः ही स्वीकार भी कर लिया है कि उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दूसरा, जो संदीप घोष होते हैं, जो कि इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, जिन्होंने नैतिकता के आधार पर बताते हैं कि ये इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उन्होंने नैतिकता पब्लिक मिक्स सिंपैथी हासिल करने के लिए ली थी। जबकि जब मामला हुआ था, तो उस लड़की से उसके पास आने में कम से कम 2-2.5 घंटे का समय तो वो खुद लेते हैं। पुलिस के पास तक सूचना देने में कई घंटे लेते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो इस मामले को दबाना चाहते थे। यही कारण है कि अपनी जो अधीनस्थ होते हैं, जूनियर होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर था, दबदबा था। यही कारण था कि पुलिस तक ये सूचना टाइम से नहीं पहुंच पाती है। हालांकि अभी सीबीआई जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी निकलेगा, वो जाहिर सी बात है, जिसमें 90% जांच तो जो एसआईटी कर चुकी थी, कोलकाता की पुलिस कर चुकी थी, वही जांच है। बाकी 10% जो जांच की है सीबीआई ने, वो 22 अगस्त 2024 को सबके सामने आ ही जाएगा। साथ ही पोलोग्राफी टेस्ट कराने की बात आई है। संजय रॉय की पोलीग्राफी कराने का मतलब यही है कि जो इसने अभी तक बोला है, कितना सच है, कितना झूठ है, क्या नहीं है, उसके बारे में भी बात चल रही है। लेकिन अगर हम अगली बात करें, तो सीसीटीवी कैमरे में जो जाते हुए दिखाई देते हैं, वो एक ही व्यक्ति जाता हुआ दिखाई देता है, संजय रॉय, और वही निकलता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा और कोई सीसीटीवी वहां पर है भी नहीं। अब ऐसी स्थिति में तो ये पता चलता है कि इस पूरे मामले में संजय रॉय है। लेकिन जिस तरह से सीमन की बात आती है, 151 mg सीमन मिला है, उसमें एक से ज्यादा कई पुरुष भी हो सकते हैं। साथ ही जो कुछ ऑडियो क्लिप है, वो वायरल हो रही हैं, जिसमें बताया जाता है कि 4 डॉक्टर एक महिला साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद फिर उसके साथ ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं, बहुत बुरी तरह से।
और जो नशे की हालत में होता है संजय रॉय, उसको अंदर जाने दिया जाता है कि तुम जाकर कुछ भी करो। और ये सब कहानी फिर दूसरी कहानी भी आती है सामने कि 7 डॉक्टर के ऑडियो क्लिप के बारे में आता है। कभी 12 डॉक्टर की ऑडियो क्लिप के बारे में आता है कि 12 डॉक्टर अंदर जाते हैं और वो उनके साथ ऐसा करते हैं, वैसे करते हैं। लिखने वाले ने बाकायदा सीबीआई को टैग भी किया है कि इस मामले में जो चल रहा है, इसकी भी आप जांच पड़ताल करिए, इसकी भी आप जांच देखिए कि आखिरकार होता क्या है। अब ऐसी स्थिति में ये पूरा किस्सा, पूरी कहानी है, पूरा जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो मामला हुआ है। इसी तरह का एक मामला साल 2008 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में आरुषि हत्याकांड आपको याद रहा होगा। पुलिस ने किस तरह से शुरुआत में इस मामले को बड़ी शिथिलता के साथ लिया था, गंभीरता से नहीं लिया। जिस साइंटिफिक तरीके से इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, जिस तरह से एक एक सबूत को जुटाना चाहिए था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरुषि हत्याकांड में इस मामले की जांच पड़ताल नहीं की। और यह मामला बहुत तेजी के साथ उन दोनों हाईलाइट हुआ था जैसे आज ट्रेनी डॉक्टर के साथ हो रहा है। इसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करती है। अब जांच पड़ताल करने के बाद तो कभी तो लगता है कि माता पिता ने इस लड़की की हत्या की थी और कभी लगता है कि किसी ने हत्या की थी। लेकिन यह मामला आज भी कहीं ना कहीं पहेली बना हुआ है, अनसुलझा सा दिखाई देता है जिस तरह से है। अब आगे भविष्य में क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो पूरा मामला है ट्रेनी डॉक्टर का, कहीं आरुषि हत्याकांड की तरफ तो नहीं जा रहा है कि पता तो चलेगा कि हाँ, संजय रॉय है, उसके साथ कितने लोग थे, कितने नहीं थे, किसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, कौन कौन इसके पीछे थे, क्या चीज थी जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी, क्या मकसद था, प्रिंसिपल का क्या मकसद था, बाकी डॉक्टरों का, कितने सारे इसमें राज हैं, क्या वो सामने आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। अगर ये जिस तरह से मामला चल रहा है, जिस तरह से सीबीआई ने और पुलिस ने जांच की है, तो आरुष हत्याकांड की याद दिलाता है। और बाकी इनकी पुलिस के और सीबीआई की अपनी बात है कि वो आखिरकार सही जगह पहुंच भी जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। जाते जाते मतलब आज इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।